Hello everyone, welcome to my channel यूपीएससी विद लवीशा. दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2025, जिसमें हम सोशल इश्यूज की पीटी 365 और साथ में अपडेटेड पार्ट के अंदर जो सोशल इश्यूज का टॉपिक है उसको दोनों को कंबाइन करके हम कवर करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पहली न्यूज है हमारी वुमेन लेड डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड. अब इसके अंदर आपके लिए सिर्फ याद रखने वाली टॉपिक है वो है अबाउट लखपति दीदी इनिशिएटिव. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकता है. ये इनिशिएटिव 2023 में स्टार्ट किया गया. टारगेट क्या था कि इनेबलिंग 3 करोड़ लखपति दीदी. किसकी आउटकम थी ये इनिशिएटिव? दीनदयाल अंत्योदय योजना की, जो किसके अंडर है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर. और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. लखपति दीदी क्या है? जो भी वुमेन SHG मेंबर है, SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर है और एनुअली वो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर रही है या फिर मंथली एवरेज उनकी 10,000 से एक्सीड कर रही है, तो ये उनके लिए इनिशिएटिव था ताकि उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की पार्टिसिपेट करे उसके अंदर और उनको भी एक एम्पावरमेंट का मौका मिल सके, एक लाइवलीहुड सस्टेन करने का मौका मिल सके. इसके अलावा और भी कुछ मेजर्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए लिए गए. एक तो यही आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर है, उसके अलावा सारस कलेक्शन है, या फिर आपका एक है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जो किसने स्टार्ट किया था? नबराड ने स्टार्ट किया था टू एम्पावर और टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. नेक्स्ट आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024. आपको बस ये पता होना चाहिए इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. उसके अलावा अगर आप जेंडर गैप की बात करेंगे, हम जितनी डेवलपमेंट आज के टाइम पे हमारी कंट्री की देख रहे हैं, हमें लगेगा जो जेंडर गैप है हमारी कंट्री के अंदर कम हो गया होगा, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. 2023 के अंदर हमारा रैंक 127 था 146 कंट्रीज के अंदर, और अब हमारा रैंक 129 हो चुका है. इवन हम बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज से भी जेंडर गैप के अंदर पीछे है. नेक्स्ट है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. अब आपको पता होना चाहिए इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है. इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. इतना ही आपको पता होना चाहिए. बाकी इंडिया का रैंक यहाँ पर भी काफी पीछे है, हमें यहाँ पर भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. उसके अलावा जो ये जेंडर इनइक्वालिटी वाला टॉपिक है, मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा नहीं. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. आए दिन हम न्यूज में इन चीजों के बारे में सुनते रहते हैं. एज अ सोसाइटी के सिटीजन होने के नाते, सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. बट फिलहाल हम बात एग्जाम की कर रहे हैं. एग्जाम में प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो हम इस चीज को फिलहाल के लिए स्किप करेंगे. नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. यहाँ पर भी एक चीज है कि वुमेन के जो डोमेस्टिक वायलेंसेस के केस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट काफी एक्शंस उनके ऊपर ऑलरेडी ले चुका है, अब भी काफी इंप्रूवमेंट बाकी है. न्याय संहिता के अंदर आपको काफी सेक्शंस मिलेंगे इससे रिलेटेड, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे रिलेटेड बात करता है. तो हमें सिर्फ यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो हमारा आर्टिकल 15(3) है वो इम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटर को, कि हम स्पेशल प्रोविजन वो बना सकते हैं रिलेटेड टू वुमेन और रिलेटेड टू चिल्ड्रन. दैट्स ऑल. नेक्स्ट है अबॉर्शन है. अब अबॉर्शन से रिलेटेड कई चीजें होती हैं कि आप करवा सकते हैं. आप अगर माइनर हैं तो अबॉर्शन आप ऐसे ही अबॉर्ट नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड अलग रूल्स हैं. आपके जो वीक हैं प्रेगनेंसी के वो भी काफी मैटर करते हैं अबॉर्शन के केस में, बट वो सारा कुछ भी है वो हमसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, तो अभी के लिए इस चीज को हम स्किप करते हैं. सेरोगेसी है. आपने सेरोगेसी से रिलेटेड कुछ मूवीज देखी होंगी, कोई सीरियल देखा होगा, आपने सुना होगा. तो सेरोगेसी जो है वो भी एक ऐसा टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए सेरोगेसी से रिलेटेड. जब कोई कपल है बट वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, तो कोई अनदर वुमेन जो होती है वो उस जो वोम होता है अपने वोम के अंदर उस बेबी को रखती है और फिर उसको बर्थ देती है. जेनेटिकली वो उससे कनेक्टेड नहीं होती. ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है. कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप होते हैं. कभी ऐसा भी होता है कि कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉमर्शियल सैरोगेसी होती है जिसमें आप उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दोगे, रिवॉर्ड भी दोगे. एक होता है एल्ट्रूटिस्टिक सैरोगेसी होती है जिसके अंदर आप सिर्फ जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंपनसेशन है और जो इंश्योरेंस कवरेज है सिर्फ वो आपका होगा. तो काफी अलग अलग चीजें हैं, बट अगेन यूपीएससी नहीं पूछेगा तो ज्यादा इसके अंदर हमें नहीं जाना, स्किप इट. नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट
1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या होता है कि अब जो वुमेन होती हैं, जो वर्क प्लेस पे होती है, जो काम करती हैं, तो उनको जो पेड लीव मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे, उसको हम मैटरनिटी लीव बोलते हैं, जो पेड होती है। उससे रिलेटेड चीजें अगेन यूपीएससी विल नॉट आस्क दिस। चाइल्ड केयर लीव है, वो भी यही है कि एक वुमेन ने चाइल्ड को बर्थ तो दे दिया, बट कुछ टाइम पीरियड तक उस चाइल्ड को भी अपनी मदर की जरूरत होती है और मदर को भी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। तो उस टाइम पर जो लीव मिलती है आपको आपके जॉब से, उसको चाइल्ड केयर लीव में काउंट किया जाता है। उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, और मतलब चाइल्ड के अकॉर्डिंग में आपका फर्स्ट चाइल्ड है उसके लिए ज्यादा मिलेगी, सेकंड के लिए कम। तो वो सारी चीजें अगेन यूपीएससी विल नॉट आस्क, स्किप इट। नेक्स्ट है इश्यूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन की बात है। पहला है चाइल्ड लेबर। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंट में न्यूज में क्या है, 25th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 182। कन्वेंशन नंबर 182 किस चीज से डील करता है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से ये चीज डील करती है। अब आपको पता होना चाहिए, अब एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है हमें कि उत्तर प्रदेश में चाइल्ड लेबर के केस ज्यादा है, बिहार राजस्थान में इन जगह पर एज कम्पेयर टू अदर इंडियन स्टेट आपको चाइल्ड लेबर के केसेस जो है वो ज्यादा मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली हमें आर्टिकल 24 के बारे में पता होना चाहिए, जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बात करता है, और हमें आर्टिकल 39 से बात के बारे में पता होना चाहिए, जो ऑल्सो इस चीज से रिलेटेड डील करता है। तो ये दोनों आर्टिकल को हमें याद रखना है। उसके अलावा आप चीजों को स्किप कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन जो है आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। भले ही हम एक साइड डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, बट आज भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, जिनमें ये जो स्टेट्स हैं कुछ, ये बहुत ज्यादा आगे हैं चाइल्ड मैरिजेस के केसेस के अंदर। बाकी स्टेट्स के अंदर भी आपको चाइल्ड मैरिज के केस मिलेंगे, बट एज कम्पेयर टू दी स्टेट थोड़े से आपको कम मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि चीजें और ज्यादा एड ऑन की जाए, और नए रूल्स आए और नए एक्ट्स आए, जिनसे कि ये जो चीजें हैं और धीरे धीरे कर सारी चीजें कम हो। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आप याद रख सको, तो आप स्किप कर सकते हो इस सारे पोर्शन को। ये कुछ मेजर्स और हैं गवर्नमेंट ने जो चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने के लिए लिए थे, जैसे द जुवेनाइल जस्टिस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, जिसको हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था हमारे गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक के अंदर। तो ये हम ऑलरेडी जो स्कीम्स हैं मेजर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। इसके बारे में कुछ केसेस के अंदर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाईलाइट किया, बट अगेन ऐसा कुछ यहाँ भी नहीं है जो आप एग्जाम के अंदर लिख सको। मेनली जो सोशल इश्यूज की चीजें होती हैं वो आपके मेंस में ज्यादा काम आती है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, पर हम कंप्लीटली स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीजें हमें प्रीलिम्स के लिए भी याद रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस 2024। अगेन यहाँ कुछ नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन था अदर वेलनरेबल सेक्शन। इसके अंदर पहला है पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड। यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये कुछ कार्ड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। व्हाइट कार्ड किसके लिए बनता है, जिनके अंदर जो डिसेबिलिटी है वो बिलो 40% है। येलो डिसेबिलिटी बिटवीन 40 to 80%, ब्लू डिसेबिलिटी 80% और अबव। अब डिसेबिलिटी बाय बर्थ भी हो सकती है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। वो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों से रिलेटेड अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट करती रहती है। मेजर चीजें जो होती हैं वो कौन सी किस मिनिस्ट्री हैंडल करती है, यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। शॉर्ट में बोलोगे तो पीएम जुगा। अब ये क्या है, ये एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है। इसको ऑल्सो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भी बोला जाता है। ये है मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इस स्कीम का नाम किसके ऊपर है, बिरसा मुंडा के ऊपर, क्योंकि उनको पॉपुलरली धरती आबा भी बोला जाता है, क्योंकि वो काफी फेमस ट्राइबल लीडर रह चुके हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्रिटिकल गैप्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, जैसे ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हेल्थ बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट्स, लाइवलीहुड बेनिफिट्स, वहाँ पर चीज़ें आज भी अदर जगह के कंपैरिजन में थोड़ी लैक करती हैं। उन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आपकी ये स्कीम है, नई स्कीम है, नया इसका टेन्योर है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसका गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करना, जो आपका
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 है। फिर है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्दी लाइफ्स होना, डिग्निफाइड लाइफ्स होना, डिग्निफाइडली वो एज करें, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ये रिलेटेड टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। मेनली चीज जो है उड़ीसा से रिलेटेड है। अगर आप उड़ीसा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गो थ्रू विद दिस न्यूज, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होता है? अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केस में जजमेंट दी, वो सारी चीजें छोड़ो। मेनली क्या होता है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स उनको बोला जाता है कि उन कम्युनिटीज को बोला गया ब्रिटिश टाइम पीरियड पे जिनको माना जाता था कि ये तो बॉर्न क्रिमिनल है, इस टाइप की चीजें उनको माना जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। इन सारी चीजों को फिर गवर्नमेंट ने हटाया, सारी चीजों के अंदर गवर्नमेंट चेंजमेंट लेकर आई। इसकी वजह से आपको याद रखना है कि कुछ आर्टिकल्स हाईलाइट होते हैं जो इन चीजों के डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं। जैसे आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी को प्रमोट करता है कि आप इस तरीके से बॉर्न क्रिमिनल किसी कास्ट को नहीं समझ सकते, किसी ट्राइबल ग्रुप को नहीं समझ सकते। आर्टिकल 15 भी राइट टू डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। 17 है अनटचेबिलिटी से, 21 है राइट टू लाइफ। तो ये सारे आर्टिकल्स है। 23 है कि आप ऐसे ही किसी इंसान से जो आपका ह्यूमन लेबर होता है, किसी से गलत ऐसे भी कोई काम नहीं करा सकते, किसी को ऐसे नहीं कर सकते। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इन सारी चीजों को लीगल नहीं बताते और ये सारी चीजें हमारी कंट्री के अंदर गलत है। तो इन आर्टिकल्स के बारे में आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ से हाईलाइट होती है। उसके अलावा स्किप कर दो। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड बात है। अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया अद्रशिला। अद्रशिला क्या है? ए नेशनल क्यूरिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर। 2024 के अंदर इसको किया गया। ये अद्रशिला है कि आपको ये पता होना चाहिए, इट इज अ डिटेल 48-week करिकुलम मीन फॉर लर्निंग इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर ओल्ड इन आंगनबाड़ी। इसके अंदर इसको चलाया गया जिसके तहत जो 3 साल से 6 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं, वो सारी चीजें जो है उनकी करिकुलम वगैरह जो एक्टिविटीज हैं वो इस तरीके से करवाई जा सके। इससे उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, उनके अंदर एनर्जी बनी रहे, उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो आपका आर्टिकल 45 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इसी चीज से रिलेटेड बात आपकी करता है। और चीजें हैं, औरों को स्किप कर दो। मिशन शक्ति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सक्षम स्कीम, पोषण 2.0, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी स्कीम वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नवचेतना, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी छोटे बच्चों के लिए एक चीज है। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, टू empower caregivers and आंगनबाड़ी workers for holistic early stimulation through responsive caregiving and opportunity for early learning or for optimal development of children। अल्टीमेटली यही है कि जो आंगनबाड़ी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको एक एटमॉस्फेयर मिले, वो सारी चीजों के अंदर अच्छी तरीके से वर्क कर पाए, जिनसे कि जो अर्ली चाइल्डहुड के 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प मिले और उनकी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। तो बेसिक आपको बस ये पता चलना जाना चाहिए, जैसे आप नाम सुनो नव चेतना, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड ये बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड बात है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ भी आप चीजों को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपको NIRF की पता होगा। NIRF क्या है कि वो रैंकिंग्स मिलती हैं कॉलेजेस को, ओवरऑल कॉलेज की सारी चीज़ों को देखने के बाद, जिनसे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेज की रैंकिंग कौन सी है। आप हमेशा देखते हो नंबर 1 पे मिरांडा हाउस है, हिंदू कॉलेज है, नंबर 4 पे आत्माराम सनातन धर्म में, 5 पे किरोड़ीमल कॉलेज है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती, इसलिए मैंने वही आपको बता दी। तो इस टाइप से जो रैंकिंग वगैरह मिलती है ओवरऑल सारी चीज़ों को देखकर मिलती हैं। ये चीज़ें लॉन्च की गई थी नियर अबाउट 2015 में, उससे पहले इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बट यूपीएससी नहीं पूछेगा तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया, सिंपल सी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट को इशू किया। जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन है, यूके की यूनिवर्सिटी है,
उसका अब कैंपस जो है वो गुरुग्राम के अंदर इस्टेब्लिश होने वाला है। दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं है, स्किप इट। हेल्थ से रिलेटेड है, की हाइलाइट्स हैं सर्वे की, टोटल फर्टिलिटी रेट है, कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है, ये जो सारे रेट्स हैं इनसे रिलेटेड जो है सारा आपका ये डाटा है। अब सारा डाटा याद नहीं रह सकता तो इससे अच्छा है स्किप कर दो, 20 दिन के अंदर क्या ही क्या याद रखेंगे, तो स्किप कर दो। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट है, काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो यूपीएससी पूछेगा, स्किप कर दो। नेक्स्ट है यूथेंसिया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बारे में अभी दोबारा से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसने गाइडलाइंस को इशू किया है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो हम खुद समझ जाएंगे। मतलब क्या है कि देखो यूथेंसिया क्या होता है कि अब आपको पता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो एक पेशेंट है, वो 4th स्टेज पे है कैंसर के, और वो बिल्कुल तड़प रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर है, बिल्कुल तड़प रहा है, जिंदा वो बच नहीं सकते, वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ठीक हो जाए मुझे, और वो सिर्फ बेड के ऊपर तड़प रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि एक नॉर्मली एज अ फैमिली मेंबर भी हमारे मन में क्या होता है कि जैसे हम भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान अभी तो ये इतना ज्यादा तड़प रहे, इससे बेटर तो आप इनकी लाइफ ले लो, कम से कम इनको इतना तड़पता तो नहीं पड़ेगा। अब वो चीजों में क्या होता है, कुछ कंट्रीज आपको ऐसी मिलेंगी लाइक बेल्जियम और लग्जमबर्ग, जहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डॉक्टर्स जानबूझ के ऐसी कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन उनको दे देते हैं जिनसे कि उनकी जो लाइफ है वो वहीं पर रुक जाए और उनका पेन एंड हो जाए। और एक ये हो गया एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव क्या होता है कि आप उनको ऐसा कुछ दे तो नहीं रहे जिनसे उनकी लाइफ एंड हो जाए, बट जिन चीज़ों की वजह से उनकी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं उन चीज़ों को आप वापस ले लो। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान वेंटिलेटर पे है, तड़प रहा है, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा, उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, आप उससे ऑक्सीजन सपोर्ट ले लेते हो, या फिर वेंटिलेटर पे उनको हार्ट बीट सपोर्ट मिला हुआ है, आप उनसे वो ले लेते हो, तो वो होता है पैसिव, कि आपने सिर्फ लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ किया, आपने उनको कुछ ऐसा नहीं दिया जिनसे उनकी लाइफ एंड हो जाए, तो वो पैसिव है, जो हमारे इंडिया के अंदर अलाउ है, नॉर्वे और स्वीडन के अंदर भी वो चीज़ अलाउ है। ऐसा नहीं है पर कि कोई एक डॉक्टर मिलकर उस चीज़ का फैसला कर ले, उसके लिए फैमिली की भी परमिशन होनी चाहिए, उसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो भी अदर डॉक्टर वगैरह से सबसे कंसल्ट करेंगे, सारी एथिक्स पूरी बातचीत होगी, उसके बाद ऐसा करना। जो पैसिव है वो इंडिया के अंदर लीगल है, एक्टिव अब भी इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। दैट्स ऑल, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005, इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपसे यूपीएससी पूछेगा, स्किप कर दो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको रिलीज किया किसने किया, बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ने इसको इंट्रोड्यूस किया। आ गया रैंक आ गया हमारे इंडिया का 105 से रैंक आया 127 कंट्री, विच इज नॉट गुड, एंड वी ऑल नो दैट कि यस हमारी कंट्री का जो हंगर इंडेक्स है वो अच्छा नहीं है, ये पूरा उसका डाटा है। अभी इस चीज को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये नहीं आने वाला। आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जो हमने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके अंदर रजिस्टर्ड वुमेन को 5,000 रुपीज मिलेंगे ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉर वेट सपोर्ट एंड न्यूट्रिशियस फूड। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, ये भी हमें पता है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक के अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी हम एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में, गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पोषण अभियान के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो इंडिया के अंदर लिए गए हैं ताकि जो इंडिया का भी हंगर इंडेक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट दिख सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिल सके और इंडिया के अंदर कोई भूखा ना सो। बेसिक तो यही है। वर्ल्ड लेवल पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मिलेगा, जीरो हंगर चैलेंज मिलेगा, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड लेवल पर भी हंगर और पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंट्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, स्किप इट। नेक्स्ट है द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप इट। बस इसको लॉन्च किया था 2016 के अंदर, किसने किया था, बाय द यूरोपियन यूनियन, द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ और द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आ गई है 2024 की, तो इसके बारे में भी सिर्फ आपको पता होना चाहिए। यूएनईपी और रैप वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम दोनों ने मिलकर इस चीज को लॉन्च किया। नेक्स्ट है नेशनल क्वालिटी
एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, स्किप दिस। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज में रही। पहली है यूएन वुमेन, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। 2010 में इसको क्रिएट किया गया था, रिलेटेड टू वुमेन ये काम करती है, इससे ज़्यादा कुछ पता करने की जरूरत नहीं। यूनिसेफ है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। 1946 में क्रिएट कर दिया था यूएन जनरल असेंबली ने इसने, एंड इट रन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वेयरहाउस एंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैकेंसी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा रोल क्या है, वही चाइल्ड से रिलेटेड बात करना, वायलेंस अब्यूज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, क्लाइमेट चेंज, डिजीज से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। 1965 में यूनिसेफ को नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला था। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, सब्सिडियरी ऑर्गन है। 1969 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं है, स्किप कर दो। इसके बारे में तो ना भी पता होगा तो चलेगा, तो हम वैसे ही स्किप कर देते हैं। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, स्पेशलाइजेशन एजेंसी है यूएन की टू डिफीट हंगर, इस्टेब्लिश किया गया था 1945 के अंदर। जो आपका फूड प्राइस इंडेक्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंट्रोड्यूस करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसको ये पब्लिश किया है इन्होंने, बस ये गो थ्रू कर लेना, और कुछ नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सेम हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर ही इसके हेडक्वार्टर है। इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था 2020 के अंदर। रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है वो रिपोर्ट कौन बनाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसको आप स्किप कर सकते हो। ह्यूमन राइट काउंसिल है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, इसको आप स्किप कर दो। फिर है, इसको भी स्किप कर दो, यहाँ भी स्किप कर दो। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसको भी आप स्किप कर दो। फिर है आईओएम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हम नहीं कर सकते, तो इन सबको स्किप कर लो। जो मेजर मेजर है उनको आप नोट डाउन रख सकते हो। फिर ये लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड न्यूज है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो हम इसको भी यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 है, कुछ भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जो आपसे पूछा जाए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का विजन क्या है। स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर नेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट, इन लाइन प्रिंसिपल क्या है, बेसिक विकसित भारत। डोपिंग इन स्पोर्ट्स, इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जो इस चीज़ का शिकार होते हैं। डोपिंग क्या होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर ऐसी कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं, इलीगल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जिनसे उनका स्टेमिना इंक्रीज हो जाए एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर, या उनको कोई एडवांटेज मिल जाए एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर, तो वो सारी चीज़ों की वजह से उनको बैन कर दिया जाता है। तो ओलंपिक्स में भी ऐसे काफ़ी प्लेयर्स को बैन किया जाता है और अदर जगह भी। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन, इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है इस प्रोजेक्ट का काम, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विस टू डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पार्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। सिंपल सा इतना पता होना चाहिए, एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है। किसके लिए है, बेसिकली टू जो इंडियन आर्मी से जो ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं या फिर वो शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिली को पैसे मिलने हैं, उन सभी के लिए सिस्टम है, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ ही 1.0 इनिशिएटिव है, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसने इसको लॉन्च किया गया। मेनली किसके लिए है, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जो हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, ट्रांसजेंडर है, डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स है, उन सभी को एम्पावर करने के लिए ये आपका इनिशिएटिव है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, इसके अंदर क्या है कि सिर्फ रिलेटेड टू, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो डॉक्टर्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड ये चीज़ है। अब बात करते हैं अपडेटेड पार्ट की। अपडेटेड पार्ट के अंदर पहली चीज़ है ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो। नेक्स्ट है नई चेतना, पहल बदलाव की कंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसके तीसरे एडिशन को लॉन्च किया। एम क्या है, इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस और प्रमोट करना, किसको, टारगेटेड एक्शन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। मेनली दीनदयाल अंत्योदय योजना से भी ये लिंक है। कंपेन क्या है, इस स्लोगन
मतलब इस कैंपेन का जो स्लोगन है वो क्या है, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोस्को एक्ट 2012, इससे रिलेटेड चेंजेस चलते रहते हैं, तो अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले इसके अंदर एक टर्म यूज की जाती थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अब वो टर्म यूज नहीं की जाएगी, उसकी जगह क्या टर्म यूज की जाएगी, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। बस आपको यही पता होना चाहिए, और आपको आर्टिकल 21 के बारे में पता होना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा चीज़ों को स्किप कर दो, ज़रूरी नहीं है। ये सारे मेजर्स लिखे हुए हैं जो चाइल्ड से प्रोटेक्शन के लिए आपको याद होने चाहिए, पर किसी क्लास में हमने इनको डिस्कस किया है, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एडिक्शन इन चिल्ड्रन, ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को बैन कर दिया कि अंडर द एज ऑफ 16 सोशल मीडिया वहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता। इंडिया में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अदर वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया। नीति आयोग ने एक पोजीशन पेपर टाइटल रिलीज किया, सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया रीइमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडिग्म। इसके अंदर कुछ डाटा दिया हुआ है, गो थ्रू करो तो कर लेना, पर स्किप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे लीगल प्रोविजन है, डिस्कस अबाउट आर्टिकल 41 7 शेड्यूल, हमें ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो दोबारा यहाँ पे गो थ्रू करके टाइम खराब हमें नहीं करना। मैनुअल स्कैवेंजिंग है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर चीज़ों से रिलेटेड डिस्कस किया, बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमसे पूछा जाएगा। 17 के बारे में पता है, 21 के बारे में पता है, दैट्स ऑल। उसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो हम इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना 2014 के अंदर लॉन्च की गई थी, 10 ईयर्स कंप्लीट हुए, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन किसने की, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ये आपको पता होना चाहिए। किस चीज़ के लिए है, वही सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल पॉपुलेशन की सुधारने के लिए, उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए। इसके अंदर ये कुछ इनिशिएटिव है, इनको एक बार हमें गो थ्रू करना है, बस वो हम कर लेंगे। एजुकेशन हेल्थ के अंदर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, क्या है कि सभी को पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर इक्विटेबली असेसमेंट मिले, उससे रिलेटेड ये चीज़ है कि कंट्री वाइड टू इंटरनेशनल हाई इम्पैक्ट स्कॉलरी रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल पब्लिकेशन है, स्टूडेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, उनकी फैसिलिटी सबको बराबर से मिली। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फंड एलोकेशन कितना किया गया, नेक्स्ट 3 साल के लिए 6000 करोड़, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, जो आपसे पूछा जाए तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंदर भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 21A के बारे में आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, जो आपसे पूछा जाए स्किप कर दो। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया, फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेट्रोनियस स्टूडेंट फॉर हायर स्टडी। सेंटर सेक्टर की स्कीम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चीज़ें जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेंगी जिन्होंने स्टूडेंट ने मैट्रिक पास कर लिए, अच्छे मेरिट्स उनके आए हैं उनको, उससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ये भी स्किप कर सकते हो, ये भी स्किप कर सकते हो, ये भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ये भी यहाँ पर स्किप कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, बहुत कम चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़ में स्किप कर दो। राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हाईलाइट किया गया कि जो एम्प्लॉयज हैं जब उनके वर्किंग आवर्स खत्म हो जाए फिर उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 38 39E, ये दोनों हमें यहाँ पर याद रखने हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ये माइग्रेशन से रिलेटेड बात की गई, डोमेस्टिक माइग्रेशन से रिलेटेड, फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन, दोनों जगह हमारी पॉपुलेशन का जो भी डाटा है वो सारा डाटा मेंशन है। डाटा आपसे यूपीएससी पूछेगा नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मेनली आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। दिस इज ऑल अबाउट सोशल इश्यूज। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। पीडीएफ है, पीडीएफ सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, लिंक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस फॉर यूपीएससी 2025, जिसके अंदर हम पीटी 365 और उसके अपडेटेड पार्ट दोनों को यूज करेंगे। डिफेंस की अलग से कोई पीटी 365 नहीं आती, जो आपकी साइंस एंड टेक की पीटी 365 होती है उसी के अंदर डिफेंस जो है वो एज अ टॉपिक इंक्लूड किया जाता है। लेकिन डिफेंस की जो वेटेज है वो अब यूपीएससी के अंदर थोड़ी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो चुकी है, इसीलिए हम इसको सेपरेटली कवर करेंगे।
ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं जितना बताऊंगी आप उतना करके जाना, आपके लिए मोर देन इनफ वो रहेगा। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, एक स्टैटिक पार्ट दे रखा है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो पावर्ड बाय होती है जेट इंजन्स फॉर कंटिन्यूअसली फ्लाइट थ्रू आउट देयर जर्नी में, और वही बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो इनिशियल बूस्ट के लिए उनको रॉकेट पावर्ड चाहिए, उसके बाद जो है वो बाद में नॉर्मली इंजन के सहारे चल पड़ती है। उसके बाद टाइप की बात करें तो हम बैलिस्टिक मिसाइल को उनकी रेंज के अकॉर्डिंग टाइप्स के अंदर डिस्कवर करते हैं कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी रेंज होती है सिर्फ 1 किलोमीटर से कम, 1000 किलोमीटर से कम ट्रेवल करने की, किसी की 5000 से कम ट्रेवल, कोई 5000 से ज्यादा, उस टाइप से हम उनको करते हैं। और वहीं जब हम क्रूज मिसाइल को के टाइप को अलग अलग करते हैं तो वो हम करते हैं स्पीड के बेसिस पे, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब पाथ की बात करें तो नॉर्मली जो क्रूज मिसाइल है वो आपको लो एल्टीट्यूड्स के ऊपर ही मिलेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही फ्लाई करती है। वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा हाइट पे देखने को मिलेंगी। रेंज जो होती है वो एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल की जो रेंज होती है वो कम होती है। पेलोड की बात करें, यहाँ स्मॉलर पेलोड्स यूज होते हैं एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप ले सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल, और यहाँ ले सकते हो आप पृथ्वी अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल। यहाँ आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जो लॉन्च होती है क्रूज मिसाइल कैसे होती है कि वो एक बार ऐसे कर कर लॉन्च हुई और फिर वो देखो काफी कम हाइट पर और टारगेट के पास पहुंच गई। वही बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, उसने यहाँ से एकदम शार्प कट लिया और वो पूरा ऐसे अबव तक बहुत ऊपर एल्टीट्यूड पर जाकर और फिर टारगेट तक पहुंच गई। अब देखते हैं, पहली न्यूज है अग्नि प्राइम। अब अग्नि प्राइम का जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुका। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये टेस्ट था कंडक्ट किसने करवाया, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने, अलोंग विद किसके, डीआरडीओ के। कहाँ से, फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पता होनी चाहिए कि रेंज क्या है अग्नि प्राइम की, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि लाइटर देन ऑल द अर्लियर, जितनी पहली की अग्नि सीरीज थी उनसे जो ये अग्नि प्राइम है वो काफी ज्यादा लाइट है, और इसको गाइड किसने किया, बाय इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स। अब ये क्या है, आईएनएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो डिटेक्ट कर सकता है और मेजर कर सकता है चेंजेस इन द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये वाला जो बॉक्स है इसको आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या है कि ये चीज जो थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1983 से। किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ, ताकि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर ये ऑलरेडी इतनी मिसाइल जो है वो डेवलप हो चुके हैं, आपके पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश है ना, तो इनके बारे में जो ये एक एक लाइन है ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, अदर मिसाइल्स इन द न्यूज। पहली है ब्रह्मोस मिसाइल। इसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया को अकेले ने इसको बिल्ड नहीं किया है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। रुद्र एम सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च मिसाइल है, डेवलप किया इसको डीआरडीओ ने, टाइप है इसका एयर टू सरफेस। उसके अलावा ये पहली इंडिजीनियसली एंटी रेडिएशन मिसाइल है ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इट विज इक्विप्ड विद, इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, जीपीएस है, आपको पैसिव होमिंग हेड भी इसके अंदर मिलेगा। पैसिव होमिंग हेड क्या होता है, जो डिटेक्ट कर लेता है, क्लासिफाई कर लेता है और टारगेट को इंगेज कर लेता है ओवर अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो इसके अंदर प्रोग्राम्ड है। नेक्स्ट है एस्ट्रा मिसाइल। इसके अंदर ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसको भी डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है और मैन्युफैक्चर किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। अब इसका फेज 2 चल रहा है, तो फेज 2 चल रहा है, चलने दो, यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। ये चीज सेंशन कब हुआ था, ये प्रोग्राम ये सेंशन हुआ था 2000 में, क्योंकि उस टाइम पर चाइना और पाकिस्तान दोनों जगह से जो थ्रेट्स थे वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। ये है इसका फेज 1 और फेज 2 की डिटेल्स। आप चाहो तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे यूपीएससी के अंदर
पूछेगा। अगर मुझे एग्जाम देना होता तो मैं इस पोर्शन को डेफिनेटली स्किप ही करती, और आप भी स्किप करोगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब है अदर एयर डिफेंस सिस्टम इन न्यूज। अब ये 3 डिफेंस सिस्टम है। अब इन तीनों में ही ऐसा कुछ नहीं है जो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछ सके, तो यू कैन इजीली स्किप ऑल दीज 3, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। रिसेंटली इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड बाय इंडिया इन द फील्ड ऑफ डायरेक्टिव एनर्जी वेपन्स। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये वो वेपन होते हैं जो कंसंट्रेटेड एनर्जी को यूज करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट और पार्टिकल टेक्नोलॉजी से, ना कि काइनेटिक एनर्जी से, टू इनकैपेसिटेट, डैमेज, डिसेबल और डिस्ट्रॉय एनिमी इक्विपमेंट और फैसिलिटी। मतलब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज करें सामने वाले के वेपन को, इक्विपमेंट को डैमेज करने के लिए, डिसेबल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इन वेपन्स के अंदर आपको हाई एनर्जी लेजर्स इंक्लूड मिलेंगी एंड अदर हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इसको अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं है, यू कैन स्किप दैट। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। ये भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, स्किप कर सकते हो। फिर है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के बारे में। तो बस इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ये है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, दैट इट इज अ 4.5 जनरेशन सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आपको ये एक लाइन भी इसके बारे में पता है, और आपको पता है डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दिस इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। इसके बारे में भी पता होना चाहिए, कैपेबल है ये एयर टू ग्राउंड फायर करने में, एयर टू एयर मिसाइल के अंदर भी ये कैपेबल है। ये हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी ये हेलीकॉप्टर आपका कैपेबल है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो बहुत हाइट के ऊपर है, उस जगह के वहां पर वेदर भी अच्छा नहीं होता, एल्टीट्यूड भी है, वहां पर भी आप इस हेलीकॉप्टर को बहुत इजीली यूज कर सकते हो। अब है सबमरीन और शिप्स जो न्यूज में रही। S4 ये इंपॉर्टेंट है, INS किल्टन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आने के चांसेस इन दोनों के हैं, अब है के पूछने के चांसेस कम है, बट आपको तीनों को स्किप नहीं करना है। तो S4 के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये। करंटली इंडिया के पास कितनी, 2 ऑलरेडी हैं बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑपरेशनल के अंदर। कौन कौन सी, INS अरिहंत और INS अरीघाट। और जो थर्ड SSBN है अर्दिमान S4 इज करंटली वो सी ट्रायल्स के अंदर ये चल रही है। INS अरिहंत है वो इंडिया की पहली इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन है। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो ये सबमरीन्स है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, ये कहाँ कहाँ ऑपरेटेड है, मेनली आपको US, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस के अंदर भी ये ऑपरेटेड है। अब जो S4 सबमरीन है वो इक्विप्ड है किससे, K4 बैलिस्टिक मिसाइल विच हैव अ रेंज, कितनी रेंज है, मोर देन 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। नेक्स्ट है INS किल्टन, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, डेवलप्ड किसके अंदर हुई, अंडर प्रोजेक्ट 28P8। शिप्स अंडर दिस प्रोजेक्ट आर नोन एज, उनको क्या बोला जाता है, कामोर्ता क्लास शिप। और अदर शिप इसके अंदर कौन कौन सी हैं, INS कामोर्ता, INS कदमात एंड INS कुवारती। अब के बारे में क्या है, ये भी वही है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। डिजाइन किया गया है इसको एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए, कोस्टल वाटर्स के अंदर, लो डेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए और माइन लेइंग एक्टिविटीज के लिए। काफी बोरिंग होता है डिफेंस को स्टडी करना, बट एग्जाम की नीड है तो हमें करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ ड्रोन्स के बारे में दिया हुआ है, 4 ड्रोन्स के बारे में दिया हुआ है, चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा गो थ्रू करना है और बस, दैट इज मोर देन इनफ। एक बार सिर्फ इन चारों के बारे में जितना लिखा हुआ है उतना अगर आप स्टडी कर लोगे तो आपकी जो बात है वो यहाँ पर बन जाएगी। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में, पहली है सिबेक्स 2। सिबेक्स 2 के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्टडी करने लायक नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको इजीली स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है जोरावर टैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है। DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स द फर्स्ट फेज ऑफ फील्ड फायरिंग ट्रायल्स ऑफ जोरावर टैंक्स। अब इन टैंक्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, लाइट टैंक डिजाइन टू प्रोवाइड द इंडियन आर्मी विद इनहेंस्ड कैपेबिलिटीज एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर इनको यूज करना बिल्कुल ईजी है। डेवलप्ड बाय DRDO एंड प्राइवेट सेक्टर फर्म L&T।
नेम्ड आफ्टर द लेजेंडरी जनरल जोरावर सिंह हु लेड मल्टीपल विक्ट्रीज इन तिब्बत। बस इतना ही। गौरव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। DRDO carries out successfully maiden flight test of long range glide bomb Gaurav from Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से। अब ये क्या है? एन एयर लॉन्च 1000 kg glass glide bomb capable of hitting targets at long distance. Glide bomb after launch steer towards the target using highly accurate hybrid navigation system with a combination of INS and GPS data. Designed and developed indigenously by रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। ये पता चल गया। डेवलप किसने किया है? हैदराबाद के रिसर्च सेंटर ने। पहली चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि इसके अंदर है ग्लाइड बॉम्ब, जिससे क्या होता है कि ये बहुत हाईली एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर सेटअप है। उनसे ये बहुत दूर, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी जो टारगेट है उनको हिट करने के अंदर ये क्या है? कैपेबल है। नेक्स्ट है अभेद, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अब क्या है? DRDO along with researchers of IIT Delhi has developed अभेद। अब अभेद क्या है? लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं ये। इन जैकेट्स को कैसे क्रिएट किया गया? बाय फ्रॉम पॉलीमर्स एंड इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से इनको क्रिएट किया गया है। अब इनकी फीचर्स क्या है कि बहुत ज्यादा हाई स्पेसिफिक स्टिफनेस है इनके अंदर, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, केमिकली इनर्टनेस है, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है और सेफ्टी पर्पज से बहुत बेटर है। नेक्स्ट है सुपर मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्मार्ट सिस्टम वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम कहाँ से? वही सेम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। स्मार्ट क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है। अब आपको दिमाग में आएगा टॉर्पेडो क्या है? टॉर्पेडो एक टाइप ऑफ मिसाइल होता है और बॉम्ब होता है जिसको अंडर वाटर फायर किया जाता है। डेवलप किया है स्मार्ट को DRDO ने, और द सिस्टम कैरीज अ पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम, और इसके अंदर जो है पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम भी प्रोवाइडेड है फॉर द सेफ्टी पर्पस। अब अपडेटेड पार्ट को देखते हैं। अपडेटेड पार्ट के अंदर क्या क्या न्यूज थी? पहली न्यूज थी स्क्रमजेट इंजन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL successfully conducted a 120-second ground test of an active cooled scramjet combustor for the first time in India। अब ये उससे ज्यादा और न्यूज में क्यों रहा? ये चीज जो है आप स्किप कर देना, आपको पता होना चाहिए ये वाली डिटेल्स। अब इसके बारे में देखते हो। ये इंजन मीन्स क्या है? ये एक सुपरसोनिक कॉम्बस्टिक रैमजेट इंजन। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैमजेट इंजन। कि पहले इंडिया के पास रैमजेट इंजन था, उसी का अपग्रेड वर्जन है स्क्रैमजेट इंजन, जो उसी से इंस्पायर है, बट उसी के अंदर और ज्यादा चीजें चेंज है। पहले अब रैमजेट इज अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन दैट यूजेस द व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनकमिंग एयर फॉर combustion without a rotating compressor. Dual bed ramjet is also a variant of an air-breathing engine, operate both in subsonic and supersonic combustor modes. Features क्या होते थे इसके? Uses flame stabilization technique, और this holds क्या करता था? Continuation flame inside the combustor. Depend on assisted takeoff. Both ramjets and scramjet cannot produce thrust at zero air speed. Therefore, a scramjet-powered vehicle require an assisted takeoff by a rocket to accelerate it to a speed where it begins to produce thrust. India is a part of elite club of nations that have successfully tested scramjet engine, which includes the USA, Russia and China, etc. तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि पहले इस इंजन को यूज किया जाता था, इसी के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके अब हमने किसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है? स्क्रैमजेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। मतलब सिर्फ एक अपग्रेड करने के लिए, एक नए माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, एक नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर इसको यूज करने के लिए हमने इसको दोबारा से अपग्रेड किया। इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हमने की है, उससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। सारी चीजों का आप स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से भी कम है। यहाँ पर आपको दे रखा है हाउ डज द स्क्रैमजेट इंजन जो है वो वर्क कैसे करता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हो, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर DRDO की थोड़ी सी बेसिक न्यूज है, इसको भी हम देख लेते हैं। कब फॉर्म हुआ था DRDO?
1958 के अंदर। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, फॉर डेवलपिंग कटिंग एज डिफेंस टेक्निक टेक्नोलॉजीज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ताकि हमें किसी के ऊपर भी डिफेंस के लिए ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। डीआरडीओ कंस्टिट्यूट अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 41 लेबोरेटरीज फॉर एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, मिसाइल, एडवांस कंप्यूटिंग एंड सिमुलेशन। बस आपको ये पता होना चाहिए। अब कंपेयर, यहाँ पर कंपेयर कर रखा है इधर रैमजेट को, इधर स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो फास्ट मूविंग एयर इंजेक्शन, यहाँ पर थोड़े स्मॉल थे, यहाँ पर जो स्पीड है वो कम है, यहाँ पर थोड़ी स्पीड ज्यादा है। ये सुपरसोनिक कंबशन है इसका सबसोनिक कंबशन था। बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कोई और डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। अब ये कुछ और मिसाइल्स हैं जो न्यूज के अंदर रही। प्रेलम मिसाइल इंपॉर्टेंट है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। डेवलप किया इसने डीआरडीओ ने। रेंज है इसकी 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक, एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर। तो आप इसको मोबाइल लॉन्चर से की हेल्प से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, और ये रिपब्लिक डे की परेड का पार्ट भी थी। नेक्स्ट है K4 मिसाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने टेस्ट किया K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन INS अरी घाट से। डेवलप किया डीआरडीओ ने, और रेंज है इसकी 3500 किलोमीटर। इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और ये अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिजीनियसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन ATGM है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके अंदर हमने एडवांस फायर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जो अलाउ करती है ऑपरेटर्स को टू लॉक ऑन टू टारगेट्स बिफोर लॉन्च एंड स्ट्राइक विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप स्ट्राइक वहां पर कर सकते हो। रेंज है इसकी 500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसके अंदर कुछ नहीं है, रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सक्सेसर है किसके, निर्भय क्रूज मिसाइल की सक्सेसर है। लॉन्च कैपेबिलिटी की जहाँ तक की बात करें, मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर एज वेल एज फ्रॉम शिप, दोनों जगह से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ये इनेबल है, कैपेबल है लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक्स के लिए अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स फ्रॉम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। अच्छे खासे डिस्टेंस से आप टारगेट को जो है वो हिट कर सकते हो, और वेरियस लैटिट्यूड्स के ऊपर और वेरियस स्पीड के ऊपर भी इसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अबाउट पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अंदर कुछ नहीं है। S1 ये एक सिस्टम है, मोबाइल है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इक्विप्ड होता है किससे, बोथ मिसाइल और गन कैपेबिलिटीज से। बस उससे फालतू यहाँ पर और कुछ नहीं है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम, इसके अंदर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, यू कैन स्किप। पिनाका वेपन सिस्टम, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इसको, बस। और इसकी रेंज क्या है, अलग अलग है। पिनाका 1 की 38, पिनाका 2 की 60, फिर ऐसे अलग अलग इसकी रेंज है। एंड डीआरडीओ कंप्लीट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम, इसको भी डीआरडीओ ने ही कंप्लीटली बनाया, ये भी इंडिजिनियसली। नेक्स्ट है आयरन बीम, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप याद करोगे, यू कैन स्किप दिस। नेक्स्ट है MH-60R हेलीकॉप्टर, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन स्किप दिस। फिर है ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, इनके अंदर भी कुछ नहीं है, बस इनको भी जो है इंडिजिनियसली ही डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है INS वर्कशीप, प्राइम मिनिस्टर कमीशन INS वर्कशीप अलॉन्ग विद INS सूरत एंड INS नीलगिरी। अब देखो जो INS सूरत है वो फोर्थ एंड फाइनल शिप है किसकी, P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट की, और जो INS नीलगिरी है वो पहली शिप है किसकी, P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट। तो ये दो बातें जो हैं वो आप इसको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखते हैं INS वर्कशीट के बारे में। इट इज नेम्ड आफ्टर द सैंड शिप, अ डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन। प्रेडेटर हमें पता है वो एनिमल्स, चाहे वो मराइन हो चाहे टेरिशियल, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के लिए खतरा होते हैं उनको खाते हैं। अब ये जो INS वर्कशीट है ये 6th और फाइनल सबमरीन है किसकी, P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की। बिल्ड किसने किया इसको, बाय मुंबई बेस्ड मजागांव डॉक लिमिटेड ने। अदर 5 सबमरीन इसी क्लास की कौन कौन सी हैं, कलवारी, कांधारी, करंज, बेला एंड वगैरह। तो बस आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है संजय सिस्टम, संजय सिस्टम को भी आपको याद रखना है। हैज बीन लॉन्च टू एनहांस द इंडियन आर्मी सर्वेलेंस एंड
रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी। अब ये क्या है, एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है, जॉइंटली डेवलप किया है इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ये क्या करेगा, पूरी एक यूनिफाइड सर्विलेंस पिक्चर बना देगा बैटलफील्ड की बाय यूजिंग आर्मी का जो डाटा नेटवर्क होगा, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, उसको यूज कर कर, जिनसे कि हमें जो बैटलफील्ड होगी उसकी सारी आइडिया जो है, पूरे ग्राउंड का सारी चीजों का आइडिया हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आप इग्नोर कर सकते हो। ई तरंग सिस्टम है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च द AI इनेबल्ड ई तरंग सिस्टम। इसके अंदर क्या है, ये एक यूनिक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है, डेवलप बाय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। किसके साथ कोलैबोरेट करके, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ मिलकर। इसके फीचर्स क्या है कि ये इनेबल करता है एफिशिएंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस स्पेक्ट्रम। AI की हेल्प से आप सारी चीजों को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट कावेरी इंजन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, डेवलप्ड बाय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अंडर DRDO। इनिशिएशन क्या है, द कावेरी इंजन प्रोजेक्ट बिगन इन द लेट 1980s टू पावर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। करंट कैपेबिलिटी क्या है, द ड्राई कावेरी इंजन प्रोड्यूसेस 45 to 151 किलोटन ऑफ थ्रस्ट सुटेबल फॉर UAV लाइक द खटक स्टील UCAV। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इसको आप स्किप कर दो, ज्यादा डीप हो जाएगा, इतना डीप यूपीएससी डिफेंस में नहीं जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, मार्क्स अ स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट इनहेंसिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल। तो आपको डेवलप्ड बाय देखना है, इनिशिएशन देखना है, उससे ज्यादा यहाँ पर आपको और कुछ नहीं देखना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर